तो वो कौन सी चीज़ है महात्मा गांधी के जीवन की जो अभी भी हमें उनको डिकोड करने के लिए या समझने के लिए बाध्य करती है? और ये गोपाल कोट से ये भी आए थे कि हे राम ने निकला था गांधी जी के मुंह से, केवल हक करके ऐसी आवाज निकली थी। गांधी जी के जो और वैवाहिक जीवन संबंधी विचार हैं वो सचमुच बहुत अटपटे हैं। साहब अंग्रेज बंद करते हैं गांधी जी को जेल में, गांधी जी चरखा चलाते हैं, जेल के ताले खुल जाते हैं और गांधी जी निकल के आ जाते हैं। जब कश्मीर में भारत सरकार ने एक्शन लिया तो गांधी जी जीवित थे। गांधी जी ने रोका था उस एक्शन। जब पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष आक्रमण कर दिया कश्मीर पर कबायलियों के माध्यम से, तो गांधी जी ने ये कहा कि मैं जाकर राम मनवाने लोगों नहीं कहा। हिंसा को ग्लोरीफाई केवल वही लोग करते हैं तो या तो मानसिक रूप से विकृत है या जिन्होंने हिंसा केवल सिनेमा या टेलीविजन में देखी। एक व्यक्ति जिसका निधन हुए लगभग 80 साल हो गए, वो अभी भी इतने लोगों को परेशान किए हुए हैं, इससे साबित होता है कि दम तो थी बंदे की। जी। सर, लोकमत हिंदी का एक कार्यक्रम है हम लोगों का, वार्तालाप उसका नाम है, उसमें आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और इससे पहले कि वार्तालाप में हम लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर बात करें, जो हमारे बगल में ही डंडा लेकर के खड़े हैं, आपकी किताब का कवर है, थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड में मैं लेकर के चलना चाहता हूँ। आपने भूमिका में ही लिखा है कि हिंदू महासभा का बैकग्राउंड वाला परिवार है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में फिर हम लोग। देखिए, मेरे पिता ग्वालियर में एक छोटे दुकानदार थे। हम लोगों का पारंपरिक कारोबार सर्राफे का था। तो पिता तो उस तरह पॉलिटिकली किसी भी तरह एक्टिव नहीं थे और ना माँ ही एक्टिव थी ना। लेकिन ये सही है कि अपने अपने ढंग से समकालीन डेवलपमेंट्स में दिलचस्पी लेते थे, अखबार भी पढ़ते थे, रेडियो भी सुनते थे। मेरी माँ के साथ बहुत रोचक बात ये थी कि वो लिख बिल्कुल नहीं सकती थी, लेकिन पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। अच्छा। और मेरी जो लिटरेचर की पढ़ाई है वो मेरी माँ के छोटे से पुस्तकालय से शुरू हुई। अच्छा। उन्हीं के उसमें से मैंने प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री, शरत चंद्र, इन सबको पढ़ा। खैर, जो हमारे सबसे बड़े भाई थे, हम चारों भाई बहन अपने ढंग से एक्टिव थे। और जैसा इस किताब में मैंने लिखा भी है कि जैसे बाद में मैंने जो शब्द सीखा प्रीकॉशस, अपनी उम्र से थोड़े बड़े, थोड़े नहीं काफ़ी बड़े, तो उस तरह के बच्चे हम चारों ही थे। मेरे सबसे बड़े भाई जो थे उनका बहुत अल्पायु में निधन हो गया, केवल 40 वर्ष की आयु में। वो हिंदू महासभा में बहुत एक्टिव थे और उस छोटी उम्र में ही, यानी 17-18 साल की उम्र में ही, स्थानीय हिंदू महासभा के प्रॉमिसिंग लीडर्स में गिने जाने लगे थे। तो ये बैकग्राउंड की बात मैंने कही। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं चूँकि बहुत एक अजब तरह का जिज्ञासु बालक था और अभी भी हूँ, तो मेरी दिलचस्पी तमाम चीज़ों में रहती थी, जानने में, सीखने में। तो अधिक नहीं, लेकिन कुछ समय में आरएसएस की शाखा में गया था। फिर एक जो वहाँ सवाल जवाब हुए, घटनाक्रम तो हुआ। विस्तार से बताइए, आरएसएस वाला टाइम कौन सा था? नहीं, अभी हमें याद, मतलब मैं उस समय डायरी तो लिखता नहीं था, अच्छा। लेकिन अनुमान आपकी करके उम्र कह कितनी रही सकता, होगी? वही मैं बता रहा हूँ, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सन 55 में मेरा जन्म हुआ है, तो वही 12-13 साल की उम्र तक। अच्छा। 12-13, 14 अधिक से अधिक। तो जैसा मैंने कहा कि प्री कॉशस तो हम चारों ही थे अपने अपने ढंग से। भाई साहब भी काफ़ी पढ़ते थे अपने ढंग का। मैं एक्लेक्टिक ढंग से पढ़ता था, कुछ भी पढ़ता था। और पढ़ने की धीरे धीरे आदत जो मेरी थी वो एक तरह का एडिक्शन, एक तरह का व्यसन बन गई और मैं कुछ भी पढ़ने लगता था। पर धीरे धीरे जाहिर है कि कुछ रुचियाँ विकसित हुई। जी। लेकिन उस समय तो जासूसी, उपन्यास, फिल्मी, पत्रकार, साहित्य जो मिल जाए। तो आरएसएस में जाता था और फिर आरएसएस में जिस तरह की बातें होती थी सुनता था मैं। और उसमें अमूमन जो होता था, नेहरू और गांधी के बरक्स भगत सिंह और सुभाष बोस को खड़ा किया जाता था। तो उधर मैंने संयोग से यशपाल की पुस्तक सिंहावलोकन पढ़ ली उसी समय? हाँ। अच्छा। मैंने कहा कि पढ़ने का बहुत शौक था, इतना था आप समझिए कि ग्वालियर में उस समय 3 पब्लिक लाइब्रेरीज थी। एक सरकारी लाइब्रेरी थी जिसे सेंट्रल लाइब्रेरी कहते थे, एक माधव लाइब्रेरी थी जो कोई प्राइवेट ट्रस्ट चलाता था, और एक थी मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा की लाइब्रेरी। चूंकि मेरी उम्र इतनी कम थी तो मैं इनमें से किसी भी लाइब्रेरी का सदस्य नहीं बन सकता था। तो तीनों लाइब्रेरियों के सदस्य
औपचारिक रूप से हमारी दुकान के मुनीम जी थे। अच्छा। उनके नाम से कार्ड थे, बैजनाथ जी उनका नाम था, उनके नाम से कार्ड थे, हम्म, क्योंकि मैं तो मेंबर बन ही नहीं सकता था, बच्चा था। हम्म, उन कार्ड्स का उपयोग मैं करता था। हम्म, तो तमाम चीज़ें पढ़ता रहता था लाइब्रेरी से ला के। जी। तो सिंहावलोकन जब मैंने पढ़ा तो पाया कि भाई भगत सिंह तो बिल्कुल अलग विचार के व्यक्ति थे, हम्म, और हमारी शाखा में तो कम्युनिस्टों को बहुत कोसा जाता है, उन्हें कॉमनस्ट कहा जाता है, और भगत सिंह तो स्वयं कोट अनकोट कॉमनस्ट प्रतीत होते हैं। हम्म, और नेहरू का भी जहाँ तक है तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा, उस समय अंग्रेजी तो इतनी पढ़ नहीं पाता था, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ हिस्से पढ़े। नेहरू जी का निधन हुए 3-4 साल हो चुके थे, तो उनकी वो वसीयत, प्रसिद्ध वसीयत गंगा वाली जो है बात, वो पढ़ी। हम्म, तो इससे मुझे लगा कि ये जो बातें यहाँ कही जा रही हैं ये बड़ी अजीब हैं और ठीक नहीं है। हम्म, तो मैंने वहाँ सवाल करने शुरू किए, और उन सवालों से उनको असुविधा होने लगी, और जाहिर है कि उत्तर तो लॉजिकल उत्तर तो था नहीं। तो इस तरह की बातें कि बड़ों से बहस नहीं करते, इतनी धीरे धीरे सब समझ जाओगे, वगैरह वगैरह। तो फिर मेरा जीव चट गया, मैंने जाना बंद कर दिया। अच्छा। आप चूंकि किताब की भूमिका की बात कर रहे थे, हम्म, तो लक्ष्मी नारायण जी की सक्रियता के कारण उस समय हिंदुत्ववादी कोई भी सेलिब्रिटी या महत्वपूर्ण व्यक्ति नगर में आता था तो बहुत करके उसका हमारे घर एक बार आना होता ही था, अच्छा। लंच के लिए या चाय के लिए। हम्म, मुझे याद है कि विक्रम सावरकर आए थे हमारे घर, जी, जिक्र है उसमें। राम गोपाल साल वाले आए थे, हम्म, और ये गोपाल गोडसे ये भी आए थे। हम्म, तो एक मैंने आगे जिक्र किया ही है कि उनसे हम्म, जो बातचीत हो रही हम्म, थी हम्म, कि हे राम नहीं निकला था गांधी जी के मुंह से, केवल हक करके ऐसी आवाज निकली थी। हम्म, तो मुझे उस समय भी अजीब लगा कि हम्म, इस पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है। हम्म, बाद में जब मैंने सोचा तो मैंने पाया कि इन लोगों की समस्या ये है, भाई द वे, आप लोगों को खोज खाज कर पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं भेज दूंगा। जी। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक नाटक पढ़ें, हत्या एक आकार की। अच्छा। वो ललित सहगल नाम के सज्जन का लिखा हुआ नाटक है, अब तो शायद उनका निधन हो गया, हम्म, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद उन्होंने कोई नाटक लिखा भी नहीं। तो अभी पिछले दिनों उसको, नहीं पिछले दिनों क्या, 2 साल पहले एम के राना ने परफॉर्म किया था। हम्म, तो हत्या एक आकार की जो नाटक है, उसमें यही है, नाम किसी का नहीं है उसमें, गांधी जी का या किसी का नाम नहीं है, लेकिन उसमें किसी एक व्यक्ति की हत्या करनी है जिसके बारे में 4 लोग बात कर रहे हैं। अच्छा। इतना ही नाटक है। अच्छा। वो 4 लोग हैं मंच पर और बात हो रही है। तो बाद में जब मैंने वो नाटक पढ़ा, और बाय द वे मैंने उस नाटक में रोल भी किया, अच्छा। और विडंबना ये है कि मैंने गांधी जी के हत्यारे का रोल किया ओह। उस नाटक में। यानी उस आकार के हत्यारे का, हम्म, उसमें नाम कोई नहीं था। हम्म, तो मैंने रियलाइज किया कि गांधी जी की केवल शारीरिक हत्या कर देना पर्याप्त नहीं था इन लोगों के लिए। हम्म, गांधी जी का जो प्रभाव था और जो आज तक बना हुआ है, जी। उसको खत्म करना या उसको एप्रोप्रिएट करना। हम्म, अब मैंने सुना है कि संघ के प्रातः स्मरणीय महापुरुषों की सूची में गांधी जी भी शामिल हो गए। तो ये कुल मिलाकर के वही है हम्म, कि आपने कोशिश की इरेज करने की, आप कर नहीं सके, कर नहीं सकते। हम्म, क्योंकि विकास जी समस्या ये है, गांधी जी से आप कई बातों में असहमत हो सकते हैं, होते ही हैं। हम्म, इस किताब को पढ़ के भी आपको लगा होगा, और अन्यत्र भी, जी। मैं गांधी जी की बहुत सी बातों से दो टूक रूप से असहमत हूं। हम्म, लेकिन मेरा मानना यह है कि गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती तब भी एक विचारक के रूप में, एक पॉलिटिकल फिलोसफर के रूप में वो उतने ही महत्वपूर्ण होते जितने हैं। इस बात को समझिए। जी। बहुत से लोगों को लगता है कि हत्या हो गई इसलिए वो, ठीक है हत्या हाँ, हो ये भी गई कहा इसलिए, जाता है। नहीं, हत्या हो गई गांधी जी की, इससे केवल एक बात साबित हुई कि गांधी जी में इतना नैतिक आत्मबल था कि 20 जनवरी 1948 के हुए बम विस्फोट के बावजूद, नेहरू और पटेल के सारे आग्रह के बावजूद, उन्होंने किसी तरह की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। हम्म, और उन्होंने बहुत बिटरली और एक तरह के क्रोध के साथ कहा था इन दोनों से कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे राम से ज़्यादा ताकतवर हो, अगर मेरी हिफाजत करनी होगी, मुझे बचाना होगा, तो मेरे राम मुझे बचा लेंगे, तुम्हारी पुलिस की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम्म, तो ये एक नैतिक बल उनका रेखांकित होता है। हम्म, लेकिन गांधी जी जो इस समय सारी दुनिया पर छाए हुए हैं, हम्म, उसका कारण यह है
कि औद्योगिक सभ्यता की जिन बातों को उस समय सब लोग बड़ा सहज मान रहे थे, स्वाभाविक मान रहे थे और प्रगति मान रहे थे, गांधी जी ने औद्योगिक सभ्यता की लगभग सभी उपलब्धियों को क्वेश्चन किया। जी। उस क्वेश्चनिंग के सभी पहलुओं से आप भले ही सहमत ना हो, लेकिन वो क्वेश्चनिंग में खुद सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो क्वेश्चनिंग आपको कुछ चीज़ों पर पुनर्विचार करने के प्रस्थान बिंदु देती है। सर यहाँ पे एक बात पूरी करूं, जी। बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिए, हेल्थ। आप महानगर में रहते हैं, दिल्ली में, मैं भी वहीं रहता हूँ। जी। मैं अपने परिवार में लोगों से कहता रहता हूँ और अपने आप से भी, और आपसे भी कहूँगा कि अगर आप सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति हैं तो बीमार मत पड़िए। आपकी आर्थिक हैसियत नहीं है बीमार पड़ने की। बीमार पड़ना बहुत महंगा सौदा है। या तो आप जाइए उस भीड़ भाड़ में जहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा सीन होता है, किसी भी तथाकथित अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएं तो आपसे बात करने की फीस इस समय 1,500-2,000 हजार रुपए से कम, आराम से 50 तरह की जांच वो करवाएंगे जो 20,000 का बिल बन सकता है। और ईश्वर ना करे आपको किसी अस्पताल में एडमिट होना पड़ा एक रात के लिए, तो अगले दिन आपकी जेब 60-70 हजार से की हो जाएगी। तो जब गांधी जी ये कहते हैं ये स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को स्वस्थ नहीं कर रही बल्कि उनका दोहन कर रही है, तभी कह रहे हैं वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, वो पूरी एलोपैथी को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन उस एक्सट्रीम में देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर कि स्वास्थ्य सेवा किस प्रकार की हो, स्वास्थ्य के प्रति पूरी कम्युनिटी का और आपका अपना रवैया कैसा हो, इस पर तो सोचने की एक गुंजाइश बनती है। बिल्कुल। इसी तरह आज दुनिया भर प्रदूषण चिल्ला रही है। एक जमाना था जब कि नहीं साहब, कितनी भी फैक्ट्री बनाए, कितना भी बड़ा बांध हो, आज बड़े बांधों को लेकर सारी दुनिया परेशान है। अरब का वो जो बड़ा बांध है उसको लेकर के, आपके जो बड़े बांध है उनको लेकर आप परेशान हैं, क्योंकि इतना पानी जमीन के अंदर चला गया है कि जमीन में अलग प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये सब चीजें जो है, और फिर गांधी जी जब ये कहते हैं कि मास मूवमेंट केवल अहिंसक हो सकता है, तो वो एक बहुत गहरी मानवीय साइकोलॉजी की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या? क्रांतिकारी हिंसा हीरो लोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चे गुवेरा से लेकर भगत सिंह तक। आम आदमी उस तरह क्रांतिकारी नहीं बन सकता, लेकिन आम आदमी की पार्टिसिपेशन के बिना कोई बदलाव संभव नहीं है। तो जब आपको एक रास्ता मिलता है कि आप किसी को मारेंगे नहीं, आप किसी की हत्या नहीं करेंगे, आप कानून उस तरह नहीं तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो कह के तोड़ेंगे और उसके फैसले, उसके नतीजे भुगतने को तैयार रहेंगे, तो आप एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को सही मायनों में व्यापक पॉपुलर पार्टिसिपेशन का प्रोजेक्ट बना देते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तब पॉलिटिकल प्रोसेस केवल मिडिल क्लास की या केवल प्रोफेशनल रिवॉल्यूशनरीज की गतिविधि नहीं रह जाती, वो आम आदमी की, आम औरत की, साधारण मध्यवर्गीय उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, वो उसमें पार्ट ले लेते हैं। एग्जैक्टली। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे आपके घर पे तब जब आप युवा हुआ करते थे, नाथूराम गोडसे के भाई आकर के ये कह रहे थे कि हे राम नहीं निकला था, हक निकला था, या उसके बाद ये कहा गया कि चरखा से आज़ादी नहीं मिली, मतलब एक लंबा क्रम दिखता है जिसमें गांधी को हमारी स्मृतियों से हटाने की कोशिश हुई और शायद अभी भी कहीं हो रही होगी। लेकिन अभी भी 2026 में मैं आपके पास आया हूं इस आग्रह से कि आपकी ये किताब है उस पर बात करते हैं। तो वो कौन सी चीज है महात्मा गांधी के जीवन की जो अभी भी हमें उनको डिकोड करने के लिए या समझने के लिए बाध्य करती है? ये किताब इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए लिखी गई है जो आप कह रहे हैं, जो आप जैसे नौजवानों के मन में है। पहले आपकी उस बात पर कुछ टिप्पणी करूंगा, चरखे वाली पर। कभी कभी मुझे लगता है कि जब किसी समाज में मूर्खता बहुत फैलने लगती है तो उसका एक प्रमाण ये होता है कि भाषा को आप बहुत सपाट ढंग से पढ़ने और सुनने लगते हैं, शब्दार्थ समझने लगते हैं सिर्फ। एग्जैक्टली। अब जैसे मान लीजिए कोई माँ कहे कि तू मेरी आंखों का तारा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका बेटा या बेटी उसकी आंख में जाके घुस के बैठ गया है, पीपल नहीं बन गया है उसकी आंख का, ये मुहावरा है। अगर कोई ये कहे कि आप आए और घर में रोशनी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप सर पे बिजली ट्यूबलाइट बांध करके आए अंडा थे। बांध के आए हैं, मुहावरा होता है। चरखे से आज़ादी मिली का मतलब ये नहीं है, और उस समय ये सब किंवदंतियाँ चली थी, ये लोक कथाएं या मान्यताएं चली थी,
और लोगों ने अध्ययन किया, इतिहासकारों ने इस तरह की मान्यताओं का कि साहब अंग्रेज बंद करते हैं गांधी जी को जेल में, गांधी जी चरखा चलाते हैं, जेल के ताले खुल जाते हैं और गांधी जी निकल के आ जाते हैं। तो ये जो किंवदंतियां हैं, और इस बात पर ध्यान दीजिए कि इस तरह की किंवदंतियां, इस तरह की मान्यताएं दुनिया के तमाम समाजों में मिलती हैं, तमाम धार्मिक परंपराओं में मिलती हैं। उनको लिटरली नहीं लेना चाहिए, उनके अर्थ को समझना चाहिए। तो चरखा, जब आप ये कहते हैं कि हम विदेश से आने वाले कपड़े का बहिष्कार करेंगे, आप किस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं? जो लोग ये कहते हैं वो थोड़ा सा कष्ट करके अगर चीजों को समझे, थोड़ा सा विस्तार जाएगा इसमें। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी के आरंभ में, यानी औरंगजेब की मृत्यु के समय, भारत दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। पहले नंबर पे चीन थी, दूसरे पर भारत। क्यों? क्योंकि व्यापार बहुत था। व्यापार मुख्यतः किस चीज का था? टेक्सटाइल का। भारत का कपड़ा, चाहे वो रेशम हो, चाहे वो मलमल हो, चाहे दूसरी तरह के कपड़े हो, दुनिया भर में लोकप्रिय था, बिकता था। मसाले बहुत बिकते थे, और उस तरह की जो शौक की, रईसी की चीजें होती हैं वो बिकती थी, और पैसा सारा भारत चला आता था खिंच के। सारा सोना और चांदी दुनिया भर का खिंच के भारत चला आता था। कहते हैं, अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने, कि दुनिया के व्यापार का लगभग 23% ही भारत से संबंधित था। 1947 में वो 4% रह गया था, 200 साल में। कैसे? पहले तो आपका कच्चा माल कंट्रोल में किया गया, फिर आपके जो कारीगर थे जो यहाँ कपड़ा बनाते थे उनको बर्बाद किया गया, और उस बात को पॉपुलर मेमोरी ने इस तरह याद किया कि जुलाहों के, ढाका के कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए गए। ऐसा कुछ नहीं है कि अंगूठे कटवा दिए गए, लेकिन मुहावरा है कि उनको बेरोजगार कर दिया गया, उनका काम ले लिया अभी गया। भी अगर आप बुजुर्गों से बात कर रहे हैं जो मुहावरेदार हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, तो किसी कागज पे दस्तखत करने को कहते हैं, भाई हम तो अपना अंगूठा कटवा चुके, आप कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं नहीं? कहते हैं बोलने से जुबान नहीं कटती, लिखने से हाथ कट जाता है। तो ये थोड़ी है कि हाथ कट गया, लेकिन आप कमिट कर चुके। तो आपने कच्चे माल पर कब्जा किया। कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, वहाँ वो कपड़ा बनता था, फिर भारत वापस आता था। यानी कच्चा माल आपका, कपड़ा वहाँ बनेगा, और वो अंधाधुंध मुनाफा लेते हुए बेचा जाएगा, और वो आपका आप खरीदेंगे, पैसा वहां जाएगा नेचुरली। और जाहिर है कि वो मशीनों से बनता था, तो फाइन होता था, पहनने में अच्छा होता था, सुखद होता था। तो जब गांधी जी ये कह रहे थे कि चरखा चलाओ, मोटा कपड़ा पहनो और विदेशी माल का बहिष्कार करो, ये शुरुआत तो 1905 में भंग के समय हुई थी, स्वदेशी वाली, और लेकिन गांधी जी ने उसको देशव्यापी बना दिया। असल में इस पर आर्थिक इतिहासकारों ने काम किया है। मैं लेखक का नाम इस समय भूल रहा हूँ, एक किताब का नाम मुझे याद है, द एम्पायर ऑफ कॉटन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो लेखक, उन्होंने किताब लिखी द एम्पायर ऑफ कॉटन। किस तरह कॉटन का कितना महत्वपूर्ण रोल ब्रिटिश एम्पायर में था, और गांधी जी के आंदोलन के कारण उस रोल का कितना नुकसान हुआ। यानी इंग्लैंड को कितनी आर्थिक हानि उस कारण उठानी पड़ी, और ब्रिटेन के मजदूरों और मिल मालिकों के दबाव में बातचीत करनी पड़ी। एक प्रसंग आता है किताब में, हालांकि वो मेरे आगे के सवाल में था, लेकिन चूंकि यहीं पे है तो उसका जिक्र कर लेना जरूरी है। जो किताब का टाइटल है उसको साबित करते हुए कि महात्मा गांधी जी गए हैं, और चूंकि उनके विदेशी कपड़ों को छोड़ने के आह्वान की वजह से वहाँ बहुत सारे मिल बंद हो रहे हैं। क्या है सर वो प्रसंग? नहीं, वो विलियम श्रायर जो है उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। विलियम श्रायर एक पत्रकार थे जो शिकागो ट्रिब्यून के लिए गोलमेज सम्मेलन कवर कर रहे थे, खास करके गांधी जी पर उनका फोकस था। तो जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो वो ठहरे भी मजदूरों की बस्ती में थे। इंग्लैंड में, लंदन में, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं कि साउथ रईसों का इलाका है, बाकी सब दिल्ली है। साउथ और नई दिल्ली रईसों का इलाका है। तो जो बड़े बड़े लोग होते थे वो इंग्लैंड जाते थे तो वेस्ट एंड में ठहरते थे। अच्छा। गांधी जी ईस्ट एंड में ठहरे, जो डिप्रेस्ड नेबरहुड माना जाता है इंग्लैंड में, लंदन में। और वहाँ वो मजदूरों से मिलने गए। मजदूरों के कुछ डेलीगेशन उनके पास आए कि साहब मिलेंगे तो आप आइए हमारे यहाँ। तो ब्रिटिश पुलिस इसको लेकर थोड़ी संकोच में थी, लंदन पुलिस,
क्योंकि उनको लग रहा था कि मजदूर गुस्से में कहीं हमला ना करने गांधी जी पर। हम्म, तो सरायर ने उसका बहुत मज़ेदार ढंग से वर्णन किया है कि जब और वो चित्र उपलब्ध है, बहुत पॉपुलर, अगर आप गूगल करेंगे तो फोटो आपको दिख जाएंगे कि किस तरह मजदूर, स्त्री और पुरुष गांधी जी का आलिंगन कर रहे हैं, उन्हें बीच में घेर के खड़े हुए हैं, उनको गले लगा रहे हैं। क्योंकि गांधी जी, देखिए और सब कुछ हो, आप पत्रकार लोग हैं, गांधी जी सब कुछ के साथ साथ ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर्स। जी। कम्युनिकेटर कमाल के, अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, जिस तक पहुंचानी है, उसमें वो सिद्धहस्त थे। तो इस घटना ने साबित किया कि गांधी जी इंग्लैंड के मजदूर को ये यकीन दिलाने में सफल रहे कि उनकी लड़ाई मजदूरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ है, और उस औद्योगिक सभ्यता के खिलाफ है जो खुद ब्रिटिश मजदूरों के भी अंततः अहित में थी। इसलिए गांधी जी को उस तरह का प्रेम हासिल था। और अभी भी आप देखेंगे विकास की बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो गांधी जी की एक एक बात से हरूफ बहरूफ सहमत नहीं है। मिसाल के तौर पर आज स्वदेशी की बात का कोई मतलब नहीं है, टू पुट इट वेरी ब्लंटली, क्योंकि आज आप एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं। आज ठप्पा एप्पल का लगता है, प्रोडक्ट चेन्नई में बनता है या शंघाई में बनता है। ठप्पा नाइके का लगता है, प्रोडक्ट हनोई में बनता है। जी। तो आज उस तरह के स्वदेशी का कोई अर्थ संभव ही नहीं रह गया है, और ना जरूरत है। इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है, आपकी अपनी इंडस्ट्री में दम है तो वो कम्पीट करेगी, नहीं है तो नहीं कर पाएगी। लेकिन उस जमाने में स्वदेशी का मतलब था। तो इसी तरह जो बात हम कर रहे थे अभी, गांधी जी लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि उनका आंदोलन मजदूरों के नहीं बल्कि इंपीरियलिज्म के विरुद्ध है। इसलिए ऐसा प्रेम उनको मिला, इंग्लैंड के मजदूरों का भी प्रेम मिला। अच्छा, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं गांव से आता हूं सर जी। और गांव में मतलब मुझे लगता है 12th करने तक मेरे पास गांधी जी का कोई साहित्य नहीं था। मैंने गांधी जी को नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ा अपने ग्रेजुएशन में, उनकी आत्मकथा सबसे पहले पढ़ी। लेकिन उसके बहुत पहले अपने गांव में ही ये कहावत मैं जान गया था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, जिसका जवाब देते हुए आपने ये किताब लिखी है कि नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। तो एक उदाहरण तो ये आपने दिया कि भाई वो लंदन गए, जिसके खिलाफ एक तरीके से उनके आंदोलन को माना जा रहा था, उन्हीं से जाकर के मिले और उनको बताया कि तुम्हारे खिलाफ नहीं है। फिर ये भी एक तर्क दिया जाता है कि अहिंसा उनकी कमजोर, जो आपकी किताब में पढ़ करके समझ में आता है कि उनकी मजबूती का आधार था, उसको उनकी मजबूरी का आधार बता दिया जाता है। असल में देखिए, और आप तर्क भी देते हैं कि अहिंसा मजबूरों का काम नहीं हो सकता। अहिंसा, सच कहें तो इस किताब में इस पर विचार करने का समय नहीं था मेरे पास, क्योंकि किताब फिर बहुत विस्तृत हो जाती। आपको और आपके दर्शकों को बता रहा हूँ जी कि मेरी अगली किताब महाभारत पर है। और इंसिडेंटली ये जो प्रसिद्ध कथन है, अहिंसा परमो धर्म, ये महाभारत का कथन है। जी। ये महात्मा बुद्ध का कथन नहीं है, महाभारत का कथन है, अहिंसा परमो धर्म। महाभारत आरंभ भी इसी कथन से होता है और अंत भी उसका इसी कथन से होता है। अभी विचित्र बात नहीं है, एक ऐसी पुस्तक जिसमें एक फ्रेटर्नल वॉर का चित्रण है, भाई भाई के वॉर का चित्रण है, और वो युद्ध इतना भयानक है और उसका चित्रण भी पूरे विस्तार से है कि रक्त मांस की कीचड़ें हो रही हैं, और भाई भाई को मार रहा है, स्टूडेंट टीचर को मार रहा है, टीचर स्टूडेंट को मार रहा है, सब तरफ मारकाट मची हुई है, और पुस्तक कह रही है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और गांधी जी इस बात को एक दो बार रेखांकित भी किया, गांधी जी ने अधिक नहीं किया लेकिन किया। अहिंसा नॉन वायलेंस का अनुवाद नहीं है। अच्छा। नॉन वायलेंस एक नेगेटिव टर्म है, अहिंसा भी नेगेटिव टर्म है, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में कई नेगेटिव टर्म्स का बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ है। जैसे अस्ते, नेगेटिव टर्म है, आ यानी नेगेटिव वो है। अस्ते का मतलब है किसी की वस्तु अनाधिकार ना लेना, चोरी ना करना, नेगेटिव है, चोरी ना करना, डोंट। अहिंसा जो है वो क्या है, कैसे है, इसका फिलॉसफिकल कनोटेशन क्या है, इस पर मैं उस किताब में विस्तार से विचार करूंगा, और अच्छा, चाहूंगा कि आप उसे पढ़ें और उस पर भी ऐसे ही हम लोग बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी संक्षेप में इतना जान लेना जरूरी है
कि गांधी जी, और मैंने इसमें उद्धृत किया है इसी लेक्चर में मजबूती का नाम महात्मा गांधी में, कि गांधी जी अहिंसा को डिफाइन करते थे दो चीजों से, संयम और करुणा। उन्होंने लिखा है और कई जगह लिखा है और कहा है कि जीवे जीव हारा की बात बिल्कुल सच है। कुछ ना कुछ हिंसा तो जीवन के साथ लगी हुई है। हम जानते हैं कि प्राण तो वनस्पतियों में भी होते हैं, तो जो शाकाहारी है वो भी हिंसा करते ही हैं। हमारे उठते बैठते हिंसा होती है, तो वो गांधी जी जानते हैं इस बात को। फिर वो कहते हैं कि असल में संयम अगर आप कर सकें और करुणा आपकी बढ़ती चली जाए तो आप अहिंसा के साधक हैं। अब विकास जरा इस बात का विस्तार कीजिए। संयम यानी अपनी इच्छाओं पर संयम, हाँ, कंट्रोल। करुणा यानी दूसरे के दुख को समझना, करुणा इसी को कहते जी हैं। जी। दूसरे का मतलब जो मेरे जैसा नहीं है। मैं सवर्ण पुरुष हूं, मैं हिंदी भाषी हूं, अगर मैं केवल अपना ही दुख समझता हूं तो मैं थोड़ा कम मनुष्य। मुझे स्त्री का दुख समझना चाहिए, मुझे दलित का दुख समझना चाहिए, ईसाई मुसलमान का दुख समझना चाहिए, जो हिंदी नहीं बोलता उसका दुख समझना चाहिए, जो भारतीय नहीं है उसका दुख समझना चाहिए। और हम सब समझते हैं। गाजा को लेकर दुनिया भर में लोग बेचैन है, वो सबके सब अरब या मुसलमान थोड़े ही हैं। तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, समाज जो ट्रांजिशन हुआ उसमें, तो ऐसा थोड़ी है कि केवल हिंदू ही मतलब विरोध दुखी थे या परेशान थे कर उससे। रहे थे। जी। तो अहिंसा का अर्थ है करुणा और संयम। अगर आप करुणा और संयम को रिजेक्ट करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप करुणा और संयम को रिजेक्ट नहीं करते तो अहिंसा को रिजेक्ट करना संभव नहीं है। एक बात। दूसरे, गांधी जी इस बात को जानते हैं कि राज्य सत्ता बिना हिंसा के नहीं चल सकती, लेकिन इसलिए उसमें मिनिमम एक कल्पना आप कर सकते हैं, एक यूटोपियन कल्पना है कि एक जमाना आएगा कि राज्य सत्ता नहीं रहेगी। ये कल्पना गांधी जी के यहाँ भी घुमा फिरा के मिलती है, मार्क्स के यहाँ भी मिलती है, लेकिन वो जब होगा तब देखा जाएगा। जब तक राज्य है, स्टेट है, तब तक हिंसा तो है। कभी आपने इस पर विचार किया है कि जब कश्मीर में भारत सरकार ने एक्शन लिया तो गांधी जी जीवित थे? गांधी जी ने रोका क्या उस एक्शन को? जब पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष आक्रमण कर दिया कश्मीर पर कबायलियों के माध्यम से, तो क्या गांधी जी ने ये कहा कि मैं जाकर रामधुन गाने लगूं? नहीं कहा ना। तो जब आपके देश पर आक्रमण होगा, स्टेट पर आक्रमण होगा, तो जो मिलिट्री एक्शन है वही किया जाएगा। मूल बात ये समझने की है कि आप हिंसा को और आक्रामकता को ग्लोरीफाई करते हैं या उसे एक जरूरी बुराई मानते हुए नियंत्रण में रखते हैं। एक बात मैं आपसे कहूं, और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैं कुछ योद्धाओं को जानता हूं। योद्धा यानी आज के जमाने में जो फौजी लोग होते हैं। मेरा जीवन ऐसा रहा है कि सौभाग्य से मुझे जवानों से लेकर टॉप मिलिट्री ब्रास के लोगों से बात करने का, उठने बैठने का अवसर मिला है। एयर मार्शल और जनरल से लेकर के बिल्कुल जो आपका जवान है। विकास, जिस व्यक्ति ने सचमुच युद्ध देखा है, मैंने उसको युद्ध को ग्लोरीफाई करते कभी नहीं सुना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लड़ेगा, जब आन पड़ेगी उस पर तो लड़ेगा। और वो जो है वो उसको अपना वो टारगेट पूरा करना है, सामने वाले को मारना है, जो भी करना है। लेकिन मैंने कभी एक व्यक्ति से मैंने पूछा था कि भाई, एंड ही वाज आई थिंक मेजर इन द आर्मी, तो उसने एक दो एक्शंस में हिस्सा लिया था, कश्मीर में भी लिया था और वैसे भी। मैंने उनसे पूछा कि कितने आपके हाथ से मरे होंगे? उन्होंने कहा कि सर ये मत पूछिए, छूटी मसला, ये सब छोड़िए। मतलब वो कोई ब्रैग नहीं कर रहे थे कि मैंने इतने टपका दी, ये सब छोड़िए। उस समय एक्शन है, उस समय तो ये है कि या तो मैं मरूंगा या वो मरेगा। क्योंकि अगर मैं हूं सामने इन द लाइन ऑफ फायर तो वो भी उसका काम है मुझे मारना, मेरा काम है उसे मारना। हम काम कर रहे हैं। सही बात। हिंसा को ग्लोरीफाई केवल वही लोग करते हैं जो या तो मानसिक रूप से विकृत है या जिन्होंने हिंसा केवल सिनेमा या टेलीविजन में देखी, अपने जीवन में नहीं देखा या भोगा नहीं, और या फिर जो मानसिक रूप से विकृत है। बिल्कुल मानसिक रूप से विकृत लोग भी होते हैं, बिल्कुल। जो टॉर्चर करते हैं, जो रेप करते हैं, जो मारने की बजाय तकलीफ दे के मारने की कल्पना करते हैं, वो सामान्य मनुष्य नहीं है।
वो परवर्ड, जी। ऐसे लोग ग्लोरीफाई करेंगे हिंसा को। जो सचमुच सैनिक है, जो सचमुच योद्धा है, वो हिंसा को ग्लोरीफाई नहीं करता। एक बात। दूसरी बात ये कि हिंसा तो जरूरी है, जीवन का अनिवार्य अंग है, क्या हम उसे ग्लोरीफाई करें? मैंने इसमें लिखा है इसी लेक्चर में जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हिंसा जीवन का तथ्य है, वो मूल्य नहीं, वैल्यू नहीं है। बेईमानी हमारे जीवन का दुर्भाग्य से तथ्य है सारे समाजों में, वो वैल्यू नहीं है। बेईमान व्यक्ति भी अपने बच्चे को यही सिखाता है कि बेटा ईमानदारी बरत। खुद झूठ का कारोबार चलाने वाला भी बच्चे को डांटता है अगर उसको झूठ बोलते पकड़ ले तो। जी। स्मोकर भी अपने बच्चे को स्मोक करते देख ले तो उसे दुख होता है। शराबी अपने बच्चे का शराब पीना पसंद नहीं करता। तथ्य है और मूल्य है, इसमें अंतर समझना चाहिए। हिंसा तथ्य है, अहिंसा जीवन का वैल्यू। जी सर, एक चीज़ और मुझे आपसे ही, मुझे लगता है ये सवाल भी आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपने खुद ही बताया कि परिवार में हिंदू महासभा का प्रभाव था, फिर आप कुछ दिन आरएसएस परिवार में नहीं, भाई भाई पर। हाँ, मतलब भाई में आप जिस माँ परिवार, बाप को मतलब बेटे में नहीं। अच्छा ठीक है, अब बड़े भाई साहब आप उस हाँ, परिवार में बड़े हो रहे थे। हाँ। फिर आप आरएसएस से कुछ समय तक जुड़े अपने युवा काल में, फिर आप लेफ्ट से जुड़े, लेफ्ट विचारधारा में आप काफी रहे। और जैसा कि आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया एक जगह पे कि एक लेफ्टिस्ट होने के बाद भी गांधी के पर बोलने के लिए बुलाया वो गया। तो हाँ असल ठीक में है, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कांग्रेस में जो लोग हैं वो गांधी की पूजा करते हैं एक तरीके से। जैसे ओशो अपने एक ऑडियो में कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैंने एक जगह पे महात्मा कह दिया तो मेरे ऊपर लोग पिल गए कि जी क्यों नहीं लगाया, जबकि मैं नहीं लगाऊंगा। राइट विंग के लोग हम देखते हैं, दुर्भाग्य से हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में जब जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन को कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनके उनके तस्वीर को गोली मारी जाती है। और लेफ्ट के जो हमारे साथी हैं वो कई बार महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने खुद जेएनयू में सुना है। और जो अंबेडकरवादी हैं वो रह रह कर अंबेडकर को गांधी के बरक्स खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस तमाम वादियों के बीच आप गांधी को कैसे परिभाषित करेंगे आज की युवाओं के लिए? क्या है ये व्यक्ति जिनको हर कोई अपने हिसाब से देखना चाहता है, अपने तरह के गांधी को देख रहा है? एक व्यक्ति जिसका निधन हुए लगभग 80 साल हो गए, वो अभी भी इतने लोगों को परेशान किए हुए है, तो इससे साबित होता है कि दम तो थी बंदे में। जी। वो जो उनका गाना था, बंदे में था दम, तो कुछ तो था। आपने जो विभिन्न बातें कही उसमें एक बात तो ये समझिए आप, मैंने जो अम्बेडकरवादियों की आलोचना है और इसमें मैंने अरुंधति राय पर चुटकी भी ली है जी। कि मई में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और जुलाई में अरुंधति राय मांग कर रही थी कि जातिवादी गांधी का नाम हर जगह से मिटा दिया जाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए उनसे चुटकी ली कि अब वो मोदी जी की सरकार को बधाई दे सकती हैं क्योंकि मनरेगा का नाम कुछ और कर दिया गया, उसमें गांधी जी का नाम हटा दिया गया। असल में गांधी जी की समस्या ये है कि वो किसी भी प्रचलित फ्रेमवर्क ऑफ एक्सप्लेनेशन में फिट नहीं बैठते, वो सभी के लिए चुनौती है। और इसीलिए जो लोग एक बड़ा इतिहास का और मनुष्य के चित्त का एक सीधा सीधा नैरेटिव चाहते हैं, उनके लिए गांधी जी बहुत बड़ा सरदर्द है। थोड़ा उदाहरण से अगर समझाएंगे मैं तो आपको उदाहरण के हमारे साथ दर्शकों समझाता के लिए हूँ, उदाहरण के साथ जी समझाता हूँ। जी। गांधी जी क्लास स्ट्रगल से बहुत प्रभावित नहीं है, तो बहुत सहज रूप से लग सकता है कि भाई तो मतलब प्रतिक्रियावादी है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप को उस रूप में पढ़ा भी गया, देखा भी गया, लेकिन क्या है गांधी जी का ट्रस्टीशिप? गांधी जी का ट्रस्टीशिप अब इस समय जो दुनिया में चिंतन चल रहा है, और आखिरकार मिसाल के तौर पर जैसे आप चीन के बारे में आज कहा जाता है कि चीन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसका शासन साम्यवादी पार्टी के हाथ में है। क्यों ऐसा करना पड़ा चीन को? दुनिया भर के ऐतिहासिक अनुभव से लोगों ने सीखा कि भाई इंडिविजुअल इनिशिएटिव और इंडिविजुअल ओनरशिप की इच्छा के बिना धनार्जन की इच्छा पैदा नहीं होती। धनार्जन की इच्छा नहीं पैदा होती तो समाज में समृद्धि नहीं आती, समृद्धि नहीं आती तो गरीबी दूर नहीं होती। तो अब ऐसी स्थिति में लोग धनार्जन करें, ओनरशिप के साथ करें, और फिर भी उस ओनरशिप में एक ट्रस्टीशिप का भाव हो कि भाई ये सब मेरा है और मेरा नहीं भी, ये संपत्ति मैंने अर्जित की है और मैं ही इसको देख रेख कर रहा हूँ, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन ये संपत्ति समाज की है।
अब ये जो भाव है ट्रस्टीशिप का, मैं फिर से कहूँ कि आप इसकी डिटेल से सहमत असहमत कुछ भी होते रहिए, लेकिन इस भाव में कुछ दम है। इसी तरह एक बातचीत में गांधी जी ने कहा था कि सोवियत संघ में जो कुछ हो रहा है परिवर्तन, और सब उस समय बड़े उत्साहित थे। टैगोर बहुत उत्साहित थे, मोतीलाल और जवाहरलाल दोनों नेहरू बहुत उत्साहित थे, दुनिया भर के लोग उत्साहित थे। जो भी सोवियत संघ घूम के आता था उन दिनों 20s 30s में, वो बहुत उत्साही बातें आगे करता था, और यूरोप में, भारत में, दुनिया भर में सोवियत संघ में आ रहे परिवर्तन और समानता आदि का बड़ा वो था। गांधी जी ने ब्लंटली कहा था कि आई सी द सोवियत एक्सपेरिमेंट विद डीप डिस्ट्रस्ट। अच्छा। तो लोगों ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, सब लोग गदगद हैं। अगर जो भी परिवर्तन राजकीय हिंसा के जरिए लाई जाती है उन पे मुझे संदेह होता है, वो स्थायी नहीं रह सकते। अब फिर से मैं कहूं, आपने पूछा कि मैं किस तरह देखता हूं गांधी जी को। मैं गांधी जी को एक विद्यार्थी की तरह, एक संवादी की तरह देखता हूं। मैं इस किताब में 2 टूक मैंने लिखा है कि मैं हिंद स्वराज को गांधी जी का फाउंडेशनल टेक्स्ट नहीं मानता। मैं हिंद स्वराज में ली गई पोजीशन से बिल्कुल सहमत नहीं, और अपने समर्थन में मैंने राजमोहन गांधी को कोट किया है। राजमोहन गांधी ने जैसा लिखा है कि ये किसी फिलोसोफर का ट्रैक्ट नहीं है, एक आंदोलनकारी द्वारा लिखा गया पैम्फलेट जैसा है, इसमें वो गहराई नहीं है जो होनी चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा पहले ही, या शायद इस बातचीत के पहले जी। कि हिंद स्वराज में कुछ हिंट्स हैं, कुछ डिपार्चर्स हैं जो महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य। जैसे मिसाल के तौर पर आप लीजिए औद्योगिकरण की सीमाओं का सवाल, औद्योगिकरण के तर्क का सवाल, औद्योगिकरण किस हद तक आप जाएंगे, किस हद तक नहीं जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सवाल, वकीलों और अदालत के धंधे को लेकर सवाल यानी वकालत का काम जो है वो धंधों झगड़ों को निपटाना या बढ़ाना, यानी वकालत का पेशा जो है वो बाई डेफिनेशन इस तरह का है कि उसमें आप जितने चतुर हों, जितने अच्छे वक्ता हों, जितने अच्छे मैनिपुलेटर हों, उतने सफल वकील आप होंगे। तो एक बहुत लॉजिकल सा सवाल पैदा होता है कि अगर समाज में परस्पर विवाद ना हो तो वकीलों का होगा क्या? एक स्वस्थ समाज में डॉक्टरों का होगा क्या? तो एक संदेह पैदा होता है कि समाज अस्वस्थ बना रहे, इसमें कुछ लोगों का हित भी हो सकता है। समाज में झगड़े बने रहे, इसमें कुछ लोगों के हित भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ बड़े बुनियादी संदेह पैदा करने का अवसर वो किताब हमें देती है, छोटी सी किताब हिंद स्वराज। तो खैर, तो मैं गांधी जी के साथ एक संवाद करता हूँ। अच्छा। मैं हर ऐतिहासिक विभूति के साथ संवाद करता हूँ। मेरे कई मित्रों ने उस लॉन्च कार्यक्रम में भी कुछ मित्रों ने कहा था कि आप अंबेडकर पर आपको लिखना चाहिए, बहुत सारे मित्र कहते रहे हैं। मैंने वहाँ भी ये कहा था कि हाँ, अंबेडकर पर मुझे लिखना है, लेकिन अभी मैं अपने आप को उसके लिए तैयार महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ विकास कि जब तक आप अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर ना हो और आपके पास पर्याप्त प्रमाण ना हो, कुछ नहीं कहना चाहिए। सही बात। ये किताब देखने में आपको छोटी सी दिख सकती है, इसके पीछे मेरे कम से कम 20-25 साल की सोच, पढ़ाई लिखाई, एक्टिविज्म, वो सब इसमें पढ़ते हुए वो समझ में आती है। तो लिखूंगा अम्बेडकर पर कभी। अम्बेडकर और गांधी में बहुत विरोध था, बहुत विवाद था। अब आज ना तो अम्बेडकर है ना गांधी है। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आज 21वीं सदी की 1/4 बीत चुकी, मैं इन दोनों से क्या सीख सकता हूँ। इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों के दंगल को मैं बैठ के देखूं, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। दोनों से क्या सीखा जा सकता है? गांधी, मार्क्स, अंबेडकर, ये सब महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन महत्वपूर्ण विचारकों से अपने समय और अपनी समझ के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, मैं इस तरह जाता हूँ। इसलिए मेरे मन में अंबेडकर के प्रति भी सम्मान है, नेहरू के प्रति भी सम्मान है। सम्मान का जो एक अर्थ अनजाने बहुत सारे लोग लगा लेते हैं कि पूर्ण सहमति, वो मेरी किसी के साथ नहीं। अच्छा। नेहरू के साथ भी नहीं। तो यहीं पे मेरा एक सवाल भी है कि महात्मा गांधी जी के जीवन पे जब बात करते हैं, हमारे एक शिक्षक थे जो पत्रकारिता में हमें पढ़ाते थे, तो वो वही बात कोट करते थे कि भाई महात्मा गांधी के बारे में जब बात करते हैं अक्सर लोग,
तो ये मान के चल लेते हैं कि उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा और कुछ नहीं है। और उनकी गलतियों को ऐसे करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि महात्मा गांधी जी के जीवन, एक तो आपने बताया कि असहयोग आंदोलन का असहयोग नहीं, आंदोलन नहीं, खिलाफत, खिलाफत। माफ करिएगा, आपने कहा खिलाफत आंदोलन गलती थी उनकी। और कोई चीज ऐसी आप देखते हैं जो आपको लगता है कि ये नहीं होता तो महात्मा जी के जीवन में बेहतर होता, अगर ये गलतियां उनसे नहीं हुई होती तो? ये महात्मा जी के जीवन की बात नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बेहतर होता। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पर दूसरे महायुद्ध के समय हम्म, इस बात पर जिद करना कि जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि हमारी मांगें मानी जाएंगी, तब तक हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। हम्म, अच्छा, ये जिद सिद्धांत तय करके छोड़ दी गई होती तब भी ठीक था, लेकिन कांग्रेस सरकारों का इस्तीफा दे देना, फिर आंदोलन का आरंभ हो जाना। अब आप ये कह सकते हैं कि ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे पास, जैसे कहते हैं कि एक सुविधा हासिल है क्योंकि मैं उस समय से गुजर के अतीत को देखते हुए कह रहा हूँ। मेरे पास वो पीछे देखने की दृष्टि की सुविधा हासिल है। उस समय मैं होता या और लोग होते तो उन्होंने क्या किया होता भगवान जाने। खुद हो सकता है कि मैं भी वही करता जो उस समय नेताओं ने किया, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो ये कि सारी कांग्रेस लीडरशिप पकड़ के बंद कर दी गई और लगभग 5 वर्ष का समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को मिल खुल गया। के खेलने का मिल गया। और उसमें जो उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किए, कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ कि 1936 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत कामयाबी नहीं मिली थी। 1945 के चुनाव में उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी मिली। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर सन 42 से लेकर 45 तक कांग्रेस सीन से बिल्कुल गायब ना होती तो क्या मुस्लिम लीग को इतनी कामयाबी मिल पाती। इसी तरह खिलाफत, अब खिलाफत एक संस्था थी जिसको लेकर के खुद तुर्की के भीतर असंतोष था और अंततः उसे तुर्की लोगों ने ही, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार ने ही उसको ख़त्म किया। जी। उसके साथ आपने भारतीय मुसलमानों को, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को जोड़ दिया। खिलाफत मुसलमानों के लिए, यानी भारतीय मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण संस्था 19वीं सदी के पहले थी ही नहीं। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में इतने सारे मुस्लिम शासक हुए, खिलजी वंश से लेकर जी। मुगलों तक, किसने खलीफा की कितनी परवाह की? कौन खलीफा को खिराज देता था? कोई देता था क्या? नहीं। अधिक से अधिक एक औपचारिक सम्मान के, हाँ भाई आप हैं इस्लाम के नेता हैं, दैट्स ऑल। और कुछ तो वो भी परवाह नहीं करते थे। आपने खाम में, और उस समय का मुसलमानों का रचा साहित्य आप देख लीजिएगा, उसमें खलीफा का कितना महत्व। तो फिर क्यों गांधी जी ने उसका समर्थन किया? असल में उसके पीछे उनका क्या ये वजह, था, उसका उनके लिए कारण और क्या देखिए, चल उसका रहा? कारण ये था कि 1857 का जब विद्रोह हुआ और उसका दमन हुआ, तो अंग्रेजों ने पहले मुसलमानों का कस के दमन किया, बहुत कस के, क्योंकि उन्होंने ये माना कि ये मुसलमानों की ही साजिश थी। क्योंकि बहादुर शाह जफर उसके, पनाह दिया और वो मतलब बहादुर शाह जफर उसके, यानी बहादुर शाह जफर का कोई अपना मन नहीं था, वो बेचारे बेमन से प्रतीक बना दिए गए उस विद्रोह के। वो मरता क्या ना करता की शैली में बन गए, उनको कुछ करना धरना था नहीं, लेकिन बहरहाल बन गए। तो 57 के बाद अंग्रेजों की रीडिंग ये थी कि मुसलमानों की खुराफात है, तो उन्होंने मुसलमानों का काफ़ी दमन किया, कस के दमन किया। नतीजा ये निकला, मैंने इसमें जिक्र किया है कि जो मुस्लिम लिटराती या मुस्लिम एलीट था उसमें एक वर्ल्ड व्यू ये बना, और उसी तरह हिंदुओं में भी बना, कि 1857 से अपने आप को दूर किया जाए। हिंदू इंटेलिजेंसिया या हिंदू इंटेलेक्चुअल लीडरशिप ये कहने लगी कि मुसलमानों ने किया, मुस्लिम लीडरशिप ये कहने लगी कि सब हिंदुओं की खुराफात थी। अच्छा। क्योंकि 1857 के बाद ये तो तय हो गया था, जब वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में प्रशासन ले लिया, क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के साथ जी। कंपनी का शासन खत्म हो गया, कि अब अंग्रेजों का राज यहाँ चलने वाला है, अब इसका कोई विकल्प नहीं है। तो उस तरह के पॉलिटिकल एडजस्टमेंट शुरू हुए, और उसके फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई बढ़ती चली गई। तो गांधी जी ही नहीं, लाजपत राय, मैंने इसमें लिखा भी है, लाजपत राय जो आगे चल के एक काफ़ी हिंदुत्व के साथ निकट पहुंच गए, हिंदुत्व के, और तमाम नेता ये मानने लगे थे कि अगर खिलाफत के सवाल पर मुसलमानों की भावनाओं के साथ हम खड़े हो जाएं तो मुसलमानों को, आम मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के निकट लाने में मदद मिलेगी। अच्छा। ये कैलकुलेशन था। अच्छा। दैट्स इट। ओके। जो कि एक
एक तरह से ठीक था, लेकिन गलत इस अर्थ में था कि मान लीजिए कि आप खिलाफत का साथ ना देते और मुसलमान उस आंदोलन में आपके साथ ना आते हैं सहयोग में, मान लीजिए, तो अन्य अवसर आ सकते थे। आप हिंदुस्तान की जो पुरानी चली आ रही समन्वित संस्कृति या सामान्य संस्कृति जिसको कहते हैं, उसके प्रतीकों को अपील कर सकते थे और धीरे धीरे शायद वो साथ आ जाते। लेकिन खिलाफत को समाप्त होना था, क्योंकि खिलाफत केवल अंग्रेजों या जो विजयी राष्ट्र थे, मैंने जैसा बताया कि खुद तुर्की के भीतर खलीफा को लेकर कोई प्रेम प्रेम बाकी नहीं बचा था। उसके बाद बिटरनेस आई, परस्पर संदेह आए, मुसलमानों को लगने लगा कि पूरे दिल से साथ नहीं दिया, हिंदुओं को लगने लगा कि लीजिए हम तो खलीफा के लिए लड़े और ये राष्ट्रीय आंदोलन में साथ नहीं आए। तो इसकी वजह से परस्पर दूरियां बढ़ी। सन 24-25 से लेकर के 29 तक सारे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, कोयटा और उस तरह की घटनाएं हुई, वहाँ केरल में उस तरह की चीज़ें हुई, खिलाफत के दौरान ही हुई थी, मोपला विद्रोह के साथ खिलाफत कायम हो गई, तो वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा, लेकिन जैसे मैंने इस किताब में लिखा है कि इस बात पर आप ध्यान दीजिए, गांधी जी ने इस बात को कभी कहा नहीं, क्योंकि वो केवल वो एकेडमिक फिलोसफर तो थे नहीं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो थे नहीं, उन्हें पॉलिटिक्स करनी होती जी। इन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने कभी किसी धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक मोबिलाइजेशन का विषय नहीं बनाया। गौ रक्षा हो, चाहे मस्जिदों का सम्मान हो, कुछ हो, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का विषय कभी नहीं बनाया उसके बारे में। वो समझ गए कि कितना खतरनाक है, उससे उन्होंने सीख ले ली। एक बात और गांधी जी के बारे में कही जाती है, वही जब चर्चा होती है और खास तौर पे जब उनको खारिज करने वाली बहसें होती हैं, लेकिन हमारे दर्शक हैं उनके लिए जरूरी होगा जब आप इसका जवाब देंगे। एक बात कही जाती है कि बड़े हठी थे, मुसलमानों की चीजों के लिए बार बार जो वो अनशन में बैठ जाते थे और यहाँ कांग्रेस की लीडरशिप को झुका देते थे। एक उदाहरण वो दिया जाता है कि पाकिस्तान को पैसा देना था और उसके लिए फिल्मों में कई बार इसका जिक्र किया गया, तो इसकी कितनी आप देखिए फिल्मों वगैरह की तो बात आप छोड़, हाँ नहीं, जो फैक्ट, नहीं, फिल्मों की बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा है कि गांधी जी हठी हो या ना हो, आजकल कुछ लोग इतने हठी जरूर हैं कि उनकी आंख में उंगली डाल के भी दिखाइए तब भी वो अंधे रहते हैं। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस अनशन की बात की जा रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 55 करोड़, वो 55 करोड़ क्यों देने थे पाकिस्तान को, किस लिए देने थे? बंटवारा हुआ था और वो हिस्सा था, बंटवारा हुआ था, और बंटवारे का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि हर चीज का 2/3 भारत को और 1/3 पाकिस्तान। तो जो फंड था उसमें पाकिस्तान का 55 करोड़ बनता था। जैसा कि माउंटबेटन ने नेहरू और पटेल से कहा था, ये सब डॉक्यूमेंटेड है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपकी सरकार अभी बनी भी नहीं है ढंग से, अंतरिम सरकार चल रही है। अभी भी भारत का वाइसराय माउंटबेटन थे और सिद्धांततः भारत अभी भी डोमिनियन था, स्वतंत्र देश नहीं बना था। तो उन्होंने कहा कि आप एकदम शुरू में अगर एक ऐसे देश की छवि बनाएं जो अपने किए गए वादे से पलट जाता है, जो अपने किए हुए औपचारिक और लिखित समझौते से पलट जाता है, तो ये आपकी विदेश नीति के लिए बहुत घातक होगा। ये सबसे बड़ी बात थी। सवाल केवल 55 करोड़ दे देने का नहीं था, सवाल ये था कि आपने कमिटमेंट किया है और वो कमिटमेंट आपको निभाना है, दैट्स ऑल। यानी क्या आप इस स्थिति को स्वीकार करेंगे? आज मान लीजिए इजराइल जैसे देशों को आप छोड़ दें, जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में एक तरह की ठगी जिन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, अमेरिका और ईरान, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। एक सीज फायर हुआ है, क्या ईरान में कुछ लोगों के मन में नहीं आता होगा कि सीज फायर तोड़ के कुछ खुराफात कर दें? बिल्कुल आता होगा। क्या ट्रंप साहब को रोज नहीं लगता होगा कि एक मिसाइल और मारी जाए और किस्सा खत्म किया जाए? क्यों नहीं करते? क्योंकि सौभाग्य से इस विचित्र हो चुकी दुनिया में भी अभी तक लोक लाज का एक एलिमेंट मौजूद है। गांधी जी के समय की दुनिया में तो वो थोड़ा ज्यादा था। तो आपने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट किया है भाई। पाकिस्तान एक नया देश था, पाकिस्तान अलग होके आपसे बना था, उसकी अपनी एक इंटरनेशनल मतलब एक उसकी अपनी सत्ता थी, उसका अपना एक वो था, हैसियत थी उसकी। तो आप अगर उस समझौते को तोड़ देते तो इट वुड हैव रिफ्लेक्टेड बैडली ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
असल में क्या होता है विकास जी, कि राजनीति के उस तरह के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय राजनीति के फैसले उस ढंग से नहीं किए जाते जैसे कि चाय की गुमटी पर गप्पे लगाते हुए लोग करते थे। थोड़ा सा उनके प्रति नुआंस रखना पड़ता है, जी। सोचना पड़ता है, जी जी जी। समझे ना। हम्म और थ्योरेटिकली आप ये नहीं कह सकते थे कि हमला पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि हमला पाकिस्तान ने थ्योरेटिकली नहीं किया था। कबायली वो शरारत थी पाकिस्तान की, उन्होंने कबायली भेजे थे। तो अगर आप ये कहते कि हम इसलिए पैसा रोक रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कहता है कि लोग हमारी तो आर्मी कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, इन्होंने फिर भी पैसा रोक लिया। तो इन सब चीज़ों को सोचना समझना चाहिए। एक और प्रसंग आप अभी बता रहे थे बातचीत से पहले ही कि दिल्ली में दंगे होने लगे और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अनशन किया और डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 दिनों का मामला है। हाँ, वो उनका लास्ट फास्ट कहलाता है, अंतिम उपवास। प्लीज सर थोड़ा सा। वो 13 जनवरी से 18 जनवरी तक चला था। और उस समय गांधी जी इतने दुर्बल हो चुके थे कि, क्योंकि उसके पहले नोआखाली में कर चुके थे वो, कलकत्ते में। कलकत्ते में जब उन्होंने उपवास किया था और सांप्रदायिक हिंसा रुकी थी, तो बहुत मशहूर वाक्य है वो माउंटबेटन का, कि जो काम पंजाब में मेरी 50,000 की फौज नहीं कर पाई, वो बंगाल में अकेले महात्मा गांधी ने कर दिया। हिंसा रुक गई थी। तो जब ये दिल्ली में हिंसा हो रही थी और जो लोग आए हुए थे और उनके अपने गुस्से थे, जायज़ थे, उनकी अपनी वेदना जायज़ थी, पीड़ा जायज़ थी, तो उस समय दिल्ली में मुसलमानों की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो गांधी जी ने वो अनशन किया और उनसे पूछा गया। गांधी जी आमतौर से किसी भी अनशन का कारण पूछे जाने पर आत्मशुद्धि या अंतरात्मा की आवाज़, इस तरह के गोलमोल उत्तर देते थे, राजनीतिक उत्तर नहीं देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने दो टूक कहा। जब पूछा गया कि अनशन किसके विरुद्ध है, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध, पाकिस्तान में मुसलमानों के विरुद्ध। अच्छा। यानी कहीं भी माइनॉरिटी पर अगर मेजॉरिटी अत्याचार कर रही है तो मेरा अनशन उसके विरुद्ध है। और गांधी जी के नैतिक प्रभाव, और गोडसे ने बाद में कहा भी था अपने बयान में, गोडसे की मजबूरी ये बन गई थी कि गांधी जी के नैतिक प्रभाव की कोई काट गोडसे जैसे लोगों के पास ना तब थी ना आज। क्योंकि उस समय स्थिति ये हुई थी कि जब गांधी जी की स्थिति बिगड़ने लगी और कहा कि कभी भी बुरी खबर आ सकती है, तो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे बैठक हुई। वहाँ दिल्ली के तमाम हिंदू महासभा के और आरएसएस के और तमाम इस तरह के नेता मिले और उन्होंने लिखित वचन दिया गांधी जी को कि हम ऐसा कोई काम दिल्ली में नहीं होने देंगे जिससे महात्मा जी को तकलीफ पहुंचे। तब वो अनशन टूटा। राजकमल प्रकाशन से ही ये किताब भी राजकमल से है और उनकी जो प्रार्थनाएं होती थी दिल्ली में उसकी एक प्रार्थना श्रृंखला है ये। प्रवचन, हाँ। जी, और उसमें एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग मुझे मिला था कि दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे और वो प्रवचन कर रहे थे तो आरएसएस के लोग वहां आते थे और वो नारेबाजी करते थे और महात्मा गांधी जी का ये था कि वो लगातार से 3 दिन या 4 दिन आते थे, बैठते थे, नारेबाजी होती थी, उठ के चले जाते थे। तो लोगों ने कहा कि हम उनको हटा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हटाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही जब मानेंगे तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा डेली। नहीं नहीं, वो तो देखिए इसी अर्थ में गांधी जी जिद्दी थे, वाकई बहुत जिद्दी थे, ये बात सही है। और उस जिद के कुछ बुरे नतीजे भी हुए, कुछ बुरे मतलब बुरे प्रसंग भी हैं। एक तो बम धमाके के बाद जो नहीं, सुरक्षा वो तो न लेने अच्छा वाली। प्रसंग ही कहेंगे उसको गांधी जी की तरफ से, लेकिन वैसे बुरा प्रसंग। लेकिन उनके निजी जीवन में बुरे प्रसंग भी हैं जिद्दीपन के, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे अभी। लेकिन ये जो गांधी जी का आग्रह था, उसमें जो सबसे मार्मिक बात मुझे लगती है, ये 28 से 29 जनवरी की बात है, मैंने उद्धृत भी किया है उसी प्रार्थना प्रवचन से। प्रार्थना प्रवचन की वो श्रृंखला मूलतः सस्ता साहित्य मंडल से छपी थी वर्षों पहले। जी। राजकमल ने उसको बाद रिपब्लिश में, किया हाँ। है। तो गांधी जी पर किसी ने तंज किया था कि राजनीति नेताओं के काम की, नेताओं का काम है, पॉलिटिशियंस का काम है, आप पॉलिटिशियंस को राजनीति करने दीजिए, आप तो महात्मा हैं, आप हिमालय चले जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि तो बड़ा अच्छा सुझाव है, हिमालय जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ जाके शांति मिलेगी, खाने पीने ओढ़ने को रहने को मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे तो अशांति में शांति चाहिए। अशांति में शांति चाहिए। यहाँ शांति स्थापित हो जाए, उसके बाद आप हिमालय आगे आगे चलिएगा, मैं आपके पीछे चल पड़ूंगा। तो गांधी जी जिद्दी तो थे। एक और प्रसंग आपकी किताब में आता है, वैसे भी जब आज के समय में हम देखते हैं
कि कई बार धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए भी गांधी जी का सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो राम राज्य की बात करते थे, खुद को हिंदू ताल ठोक के कहते थे। लेकिन आपकी किताब से मुझे पता चला और उसमें वो ये भी कहते थे कि धार्मिक चीज़ों को और धर्म की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसको समझने से पहले अपनी भी एक छन्नी का इस्तेमाल करें। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रसंग भी आज के समय में आनी चाहिए वो। देखिए, गांधी जी के तथाकथित जिद्दीपन का एक प्रमाण ये भी है कि ना तो उन्होंने अपने आप को उस दबाव में आने दिया कि आप राम राज्य की बात करना बंद कर दीजिए, ना उस दबाव में आने दिया कि आप ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहना बंद कर दीजिए। राम राज्य की बात भी होगी और उनकी प्रार्थना में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी कहा जाएगा। गांधी जी ने केवल एक उस जगह नहीं, कई जगह ये बात कही है। गांधी जी इस मामले में बड़े स्पष्ट थे। वो मानते थे कि सभी धर्म ईश्वर प्रेरित हैं, सभी धर्म ईश्वरीय हैं, लेकिन कोई भी धार्मिक ग्रंथ हम तक सीधे ईश्वर ने नहीं भेजा है। वो हम तक दो छन्नियों से आता है। एक तो अवतार या पैगंबर, भाई कुरान ईश्वरीय वचन है, भगवत गीता ईश्वरीय वचन है, बाइबल ईश्वरीय वचन है, लेकिन ईश्वर ने तो नहीं बोला है। किसी को बोला है कुरान नाजिल होता है पैगंबर पर, पैगंबर उसको बोलते हैं, उनका कोई साथी उसको रिकॉर्ड कर लेता है। कुरान की रचना इस तरह की है। भगवत गीता जो है श्री कृष्ण परमात्मा के ईश्वर के अवतार हैं, उनके मुख से निकलता है और कवि उसको नोट करता है या उसको रिकॉर्ड करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो गांधी कहते हैं कि एक छन्नी तो वही लग गई, अवतार और पैगंबर कोई भी एक। दूसरी छन्नी व्याख्याकारों की, जैसे आपके सामने उसको रखा गया गीता को या बाइबल को या कुरान को या किसी भी धर्म ग्रंथ को, तो दो छन्नियों से छन के आप तक आया है। इसलिए जब आप उस पर अमल करें या उसको अपनाएं तो अपना विवेक इस्तेमाल करके लगाएं। और गांधी जी वॉज दो टूक, वो ईसावास उपनिषद के एक मंत्र को उन्होंने अपनी कसौटी के रूप में रखा था कि ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृत कस्य धनम। उनका दो टूक कथन था कि संसार के किसी भी धर्मशास्त्र का कोई भी ऐसा वचन जो इस मंत्र की भावना के प्रतिकूल है, मैं स्वीकार नहीं करता। मंत्र क्या कह रहा है कि सारे संसार में ईश्वर का वास है, इसमें तुम्हारा हिस्सा है, ठीक है, लेकिन केवल तुम्हारा हिस्सा नहीं, दूसरों का भी हिस्सा है। इसलिए इसका त्याग करते हुए भोग करो, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसका भोग करो लेकिन दूसरे के लिए छोड़ दो। सब कुछ आप ही के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। ये नहीं कि सारा शुद्ध पानी तो आप पी जाएंगे या आपके एआई के डेटा सेंटर की सुरक्षा के लिए सारा पानी लग जाएगा, बाकी जनता जाए बाढ़ में, ये नहीं चलेगा। तो जो इस बुनियादी समता भाव के विरुद्ध है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इससे ज्यादा दो टूक क्या कहा जाए। सही सही बात, सही बात। अभी हम लोग 2026 में जब बात कर रहे हैं, बस एक दो सवाल और है, एक दो सवाल और है बस। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं सर इस समय, तो एक चीज और देख रहे हैं हम लोग। हमने देखा कि संवैधानिक पदों पर और मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ये कहते हैं कई बार कि नया भारत है, हम एक गाल पे कोई थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल नहीं बढ़ाएंगे, हम उसको जवाब देंगे, ठीक है। तो ये नए भारत की जो परिकल्पना हो रही है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि महात्मा गांधी जी की बातें कितनी दूर तक और ट्रेवल करने वाली हैं? देखिए, मैंने इस किताब में भी लिखा है, वैसे भी कहता हूँ कि वैसे तो मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन कुछ लोगों के प्रसंग में कहा जाए तो सचमुच मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। क्योंकि ऐसे जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे महानुभाव भी जब विलायत में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम सावरकर के देश से आए, ये नहीं कहते कि हम गोडसे के देश से आए हैं, क्या कहते हैं? गांधी के देश से। तो ये मजबूरी है कि उन्हें वहां बुद्ध और गांधी याद करने पड़ते हैं, ये सब नहीं याद कर पाते। कारण उसका ये है, और इसको थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। सावरकर के प्रति पूरे सम्मान के साथ बहस अपनी जगह, अंततः सावरकर केवल एक राष्ट्रवादी थे। केवल मैं किसी अपमान के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक स्पष्ट कथन के रूप में कह रहा हूँ। गांधी केवल राष्ट्रवादी नहीं थे। गांधी की बातें अपनी तमाम व्याख्याओं के साथ दुनिया भर के लिए मैटर करती है। गांधी जब औद्योगिक सभ्यता की आलोचना करते हैं, गांधी जब राज्य की हिंसा की आलोचना करते हैं,
गांधी जब राज्य की पूरी मशीनरी की आलोचना करते हैं, गांधी जब अहिंसक समाज की कल्पना करते हैं, तो फिर से समझिए इस बात को कि आप सहमत हो या असहमत हो, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका आपके जीवन से संबंध जुड़ता है, भले ही आप अफ्रीका में रहते हो चाहे अमेरिका में रहते हो। आपका भारतीय होना कतई जरूरी नहीं है इस बात पर विचार करने के लिए कि भाई औद्योगिक सभ्यता ही गलत है। तो आप या तो चल के कहेंगे कि क्या यार बेकार की बात है, कैसे गलत है, बिल्कुल सही सभ्यता है, इसी से गरीबी दूर हुई है, इसी से इंसान की ड्रजरी दूर हुई है, बिल्कुल कहेंगे आप। और या फिर ये कहेंगे कि नहीं भाई बात में कुछ शायद दम है। तो देयर इज अ यूनिवर्सलिटी, नंबर 1। नंबर 2, गांधी जी का नैतिक बल विपरीत से विपरीत स्थिति में और सब कुछ के बावजूद अड़े रहना और उस अड़ेपन के साथ संवाद के लिए उत्सुक रहना। आइंस्टाइन ने ये बात गांधी जी के निधन के बाद नहीं कही थी भाई दबे, लोगों को गलतफहमी है। आइंस्टाइन ने ये बात गांधी जी के जीवन में कही थी, निधन के बाद वो एकदम लोकप्रिय हो गई कि विश्वास करना कठिन होगा आगे हार मांस कि ऐसा आदमी कोई था। तो ऐसे लोगों के लिए गांधी मजबूरी है। गांधी जी ने कहीं ये कभी नहीं कहा कि एक गाल पर चांटा मारो तो दूसरा आगे कर दो। ये ईसा मसीह का कथन है जो खामखा में गांधी जी पे चिपका दिया गया। अच्छा। ईसा मसीह का भी एक कथन एक प्रतीक है, एक रूपक है, एक खास स्थिति है। तो गांधी जी ने कहीं ये सब नहीं कहा है। अच्छा। और कोई जरूरत भी नहीं है, मतलब ये एक बड़ी कॉमन सेंसिकल बात है कि भाई। अच्छा, दूसरा ये कि नए भारत का अर्थ अगर ये है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए ये कहे कि मैं तो केवल उनके काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिए, ये तो लोकतंत्र का बुनियादी तौर से नकार। और जो नारा वर्तमान शासक दल लगाता है उसका भी नकार है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों में से 2 ने कहा कि हम तो केवल उनकी परवाह करेंगे। एक ने तो एक समुदाय विशेष का नाम लेकर कहा कि उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ये नया भारत है तो आज गांधी जी होते तो इन सब पे अनशन कर रहे होते? मुझे नहीं लगता कि अनशन कर रहे होते, कुछ क्या और कर रहे करते? होते। गांधी जी केवल अनशन नहीं करते। तो क्या करते हैं? अगर आपको हिसाब से मैं पूछूं तो आज जो स्थिति है अगर उसमें होते गांधी, मुझे लगता है गांधी जी जन आंदोलन खड़ा करते, जनता को एकत्रित करते, जन आंदोलन खड़ा करते। और अनशन की बात गांधी जी के बारे में आप खुद मुझे बताइए कितनी बार अनशन किए गांधी जी अपने जीवन भर में। जो उनके महत्वपूर्ण अनशन थे जिनका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ वो कुल मिला के 3 है। ऐसा थोड़ी है कि हर ये दूसरे हर दिन बात पे गांधी अनशन करते। जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट वाले अनशन, एक पूना पैक्ट को लेके, एक फिर वो बंगाल में हिंसा को लेके, और फिर वो दिल्ली में। ठीक बात है सर, आप लंबा समय मैंने लिया, लेकिन आखिर में मेरे 2 सवाल हैं बस छोटे छोटे। एक तो आज की तारीख में अगर कोई लड़का जिसकी उम्र में 20 साल है, 25 साल है और वो गांधी को पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो आपके हिसाब से कहाँ से उसको शुरुआत करनी चाहिए? उनकी आत्मकथा से शुरुआत करना चाहिए या कोई और अच्छी किताब है जिससे नहीं 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 नहीं, वो गांधी जी की आत्मकथा पढ़ेगा तो आजकल लड़का बोर हो जाएगा। अच्छा। वो जिस तरह की शैली है और जिस तरह गांधी जी लिखते हैं तो उसके लिए थोड़ा तैयारी चाहिए। प्लीज बताइए थोड़ा कहाँ से शुरू एक तो मैं बेधड़क कहूँ कि यही किताब। ठीक है। दूसरी ये किताब है, अभी कृष्ण कुमार ने लिखी है, कुछ महीने पहले छपी है। और कृष्ण कुमार चूंकि अंग्रेजी हिंदी दोनों में समान अधिकार रखते हैं तो उस किताब का हिंदी अनुवाद भी वो स्वयं कर रहे हैं और वो जल्दी आएगा। लेकिन जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं उनको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वो कृष्ण कुमार की पुस्तक थैंक यू गांधी जरूर पढ़ें। अच्छा। वो अद्भुत किताब है, थैंक यू गांधी। कई मायनों में अद्भुत किताब है। और जो जिस तबके को ध्यान में रख के आप सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए बहुत रोचक और तुरंत समझ में आने वाली किताब है। ठीक बात। और एक ये किताब, ठीक है। फिलहाल में यही 2 किताबें। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा ये, गांधी जी को लेकर के एक बात और कही जाती है कि अपने निजी जीवन के कुछ अनुभवों की वजह से वो सेक्स के खिलाफ थे, शादियों के खिलाफ थे, लड़का लड़की साथ रहे शादी करे इसके खिलाफ थे। ये एक तरह की भ्रांति है या वाकई आपको भी लगा पड़ते? गांधी जी के जो सेक्स और वैवाहिक जीवन संबंधी विचार हैं वो सचमुच बहुत अटपटे हैं और लेकिन उन पर विचार के लिए बहुत समय चाहिए उनका ठीक से विश्लेषण करने के लिए। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि उन विचारों और उन विचारों को सिद्ध करने के लिए
गांधी जी ने जो युक्तियां अपनाई और जो नतीजे निकाले वो रोचक हैं, उन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, लेकिन मैं उनमें से अधिकांश से सहमत नहीं हूँ। अटपटे क्यों लगे आपको, मतलब बस अटपटे शॉर्ट? इसीलिए लगे कि सेक्स जो है वो कोई अपराध नहीं है, और सेक्स केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। भूख, प्यास, सेक्स ये मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं। अगर आप भूख और प्यास को कृत्रिम ढंग से कंट्रोल करेंगे तो विकृति में जाएंगे, उसी तरह सेक्स को भी कृत्रिम ढंग से, बनावटी ढंग से कंट्रोल करेंगे तो विकृति में जाएंगे। इसी के साथ ये भी सच है कि भूख, प्यास, सेक्स, फिर से वही बात कहें तो उसको आप रेगुलेट करते हैं। मानवीय सभ्यता और मानवीय समाज का मतलब ही ये होता है। भाई भूख आप सबको लगती है, तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी खा लेंगे, या आपको नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर ने फला चीज मना की है फिर भी आप खाएंगे, किसी से छीन के उसका खाना खा छीन के लेंगे। खा लेंगे, तो आप नहीं करेंगे। आप कितने भी, मान लीजिए आप बिल्कुल गरीब हैं, दरिद्र हैं, तो फिर भी आप में इतना आत्मसम्मान होता है कि मांग कर ही सही, लेकिन कोई देगा तभी खाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं, ये तो केवल जानवर कर सकता है कि मैं सड़क पर खड़ा कुछ खा रहा हूँ और कोई भिखारी गया और झपट्टा मार के मेरे हाथ से दोना लेके भाग जाए, तो भिखारी भी नहीं करेगा, है ना। प्यास, सेक्स, तो सेक्स को रेगुलेट करने का जो एक मानव सभ्यता ने तरीका खोजा है, जो बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन फिर भी जो सभी सभ्यताओं में मान्य है, वो परिवार। लेकिन उसमें भी ये स्वीकार्य है कि वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, और इसलिए मुझे और ताज्जुब होता है, भारतीय परंपरा जो रही है, जीवन दृष्टि, उसको आप हिंदू कहिए या जो भी कहिए, हिंदू परंपरा ही कहना चाहिए, क्योंकि जैन और बौद्ध इस मामले में थोड़े अलग हैं, तो यहाँ हिंदू से ही आशय है। उसमें सेक्स को 4 पुरुषार्थों में एक माना गया है। अच्छा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किसी की उपेक्षा की बात नहीं। तो आपको धर्म यानी नैतिक नियमों का पालन करते हुए आर्थिक सामर्थ्य हासिल करनी चाहिए और अपनी कामनाएं पूरी करनी चाहिए। यहाँ काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं है, कामनाएं। मेरी कामना है कि यार मैं एक बार मिस्र हुआ हूँ, इजिप्ट हुआ हूँ, मेरी कामना है कि मैं एक बार चाइना हुआ हूँ, एक बार नॉर्थ पोल का चक्कर मारा हूँ, सब कामनाएं हैं। तो आप में अगर सामर्थ्य हो तो पूरा कीजिए। सामर्थ्य पूरी करने के लिए आपके पास अर्थ होना चाहिए, अर्थ अर्जन के लिए, लेकिन धर्म के विपरीत मत जाइए। अगर आप इस तरह चलेंगे तो आपको मोक्ष, संतुष्टि या एक नैतिक तृप्ति मिलेगी। तो इसमें काम कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो काम के प्रति यानी सेक्स के प्रति गांधी जी का जो रवैया है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, और मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतने विस्तार से समय देने के लिए, और आप जल्दी दूसरी किताब भी लिखिए और बाकी आपकी किताबें उस पर भी चर्चा करेंगे लोग। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।